ये बात साल 2007 की है। दिल्ली में रहने वाले पति और पत्नी का आपस में विवाद हो जाता है। विवाद कुछ इतना बढ़ जाता है कि पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटा भी छोड़ दिया और जो अब तक कमाई हुई धन दौलत थी वो सब कुछ पत्नी के लिए छोड़कर चला जाता है। यहाँ से बहुत दूर वो रहने लगता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डोईवाला इलाके में। वहाँ रह रहा था और उसने फिर से बिजनेस व्यापार करना शुरू कर दिया और बिजनेस व्यापार में उसको लगातार फ़ायदा हो रहा था। इसी बीच में लगभग 20 साल छोटी एक लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है। उस लड़की से मुलाकात होती है, दोस्ती हो जाती है और प्यार हो जाता है। उस लड़की ने फैसला लिया कि हम दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोनों वो साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब उस लड़की और उस व्यक्ति की सहमति के बाद दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था और साल 2025 जब आता है तो उस व्यक्ति की जो उम्र हो जाती है वो 55 साल के आसपास और जिससे उसकी शादी हुई थी लड़की की वो रह जाती है तो 34 साल के आसपास। इन दोनों में लगभग 20 साल का ये अंतर था और 20 साल के अंतर की वजह से उस महिला को एक लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ गहरा हो जाता है और इसी प्यार के चक्कर में एक कत्ल हो जाता है, वो भी खौफनाक दर्दनाक कत्ल होता है। इस कत्ल की गूंज उत्तराखंड प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर हो दिल्ली प्रदेश, तीनों प्रदेशों में इस कत्ल की गूंज फैल जाती है। आखिरकार वो कत्ल क्यों होता है और कत्ल के पीछे की वजह क्या रही थी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है पौड़ी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल का ही इलाका है कोटद्वार दुगड्डा चौकी के पास जो नेशनल हाईवे है वहाँ 5वें मील के पास एक लाश पड़ी हुई थी जो कि सड़ी गली अवस्था में थी। 5 जून 2025 को जब उस रास्ते से कुछ लोग निकल रहे थे तो उन लोगों को ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। उन्होंने पास में जाकर देखा तो स्थानीय पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था जैसे किसी वाहन की चपेट में आने से इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति के जो मरा था उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा था। आखिरकार पुलिस ने ज्ञापन दिया, अखबारों में खबर छपवाई और अलग अलग थाने को ये सूचना दी गई कि ये एक लाश मिली है और लाश मिल गई, ये किसकी है इसके बारे में पता करने की कोशिश की। पुलिस ने अपने मुखबिर भी लगा दिए, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। हालांकि उसकी लाश को पहचान पाना मुश्किल भी हो रहा था क्योंकि वो सड़ चुकी थी और काफ़ी मात्रा में क्षत विक्षत जैसी उसकी हालत हो रही थी। आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस के पास एक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस के सन्न रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहाँ ऐसे क्यों हुआ होगा, इसके पीछे की क्या वजह रही होंगी। दरअसल जो लाश मिली थी जिसको अभी तक एक्सीडेंट मान रहे थे वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर किया था और मर्डर करने के पीछे जो वजह थी वो सीना हो या फिर गर्दन हो या सर हो, अलग अलग हिस्सों में ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज़ से मारने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा था जैसे काटने की उसको कोशिश की गई है। क्यों काटेगा, क्यों और ये किसको काटा गया था, पुलिस अब इन सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने जो हाईवे के किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और इस ज़िले के जो एसपी होते हैं, एसपी साहब ने आदेश दिया कि जितनी भी जल्दी हो सके इस पूरे घटनाक्रम के तह तक जाइए और कत्ल किसने किया है और किसका कत्ल हुआ है इसके बारे में पता करने की कोशिश करो। अब पुलिस ने जो हाईवे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगालना जब शुरू किया है तो आखिरकार पुलिस को इसमें कई दिन तो लग जाते हैं, लेकिन एक गाड़ी SUV 500 मिलती है जो संदिग्ध गाड़ी लगती थी। उस गाड़ी को जब देखा जाता है तो वो 2 जून 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास इस इलाके में जो दुगड्डा चौकी होती है उस इलाके में वो कार आती है और आकर वापस चली जाती है। लेकिन वो कार वापस आई थी, गई थी, लेकिन वो कहीं आसपास के किसी व्यक्ति के किसी के यहाँ पर रुकी नहीं थी। ये रुकी क्यों नहीं थी, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इसी में लाश लाई गई हो और लाश लाकर यहाँ से फेंकी गई हो। अब इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का जो SUV 500 होती है उसका जो नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका निकलवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र सिंह है जो कि रजोकरी एक जगह लगती है बसंत कुंज साउथ दिल्ली के अंदर, वहाँ के एक व्यक्ति है रविंद्र सिंह, उसके नाम पर ये गाड़ी है। आखिरकार पुलिस उसके यहाँ पर संपर्क साधती है कि कोई आपके घर में जो रविंद्र सिंह है वो कहाँ है। दरअसल रविंद्र सिंह जो कि बिजनेसमैन होता है और उसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। उसने एक व्यक्ति को 18 लाख रुपए का चेक दिया था, चेक बाउंस हो चुका था और चेक बाउंस होने की वजह से उसके खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने घर वालों को और परिवार वालों से ये कहा था कि अगर पुलिस
कोई भी व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए आता है तो बताना मत कि मैं कहाँ पर हूँ, बस मैं छुपा हुआ हूँ। उसने अपना नंबर था जिसको स्विच ऑफ कर दिया था। आखिरकार पुलिस ने बताने की कोशिश की कि हमें एक लाश मिली है, तो घर वालों को ऐसा लग रहा था जैसे क्या पुलिस शायद कोई गेम खेल रही है और उसको रविंदर सिंह को पकड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार ये समझाया जाता है, कहा जाता है कि आप समझने की कोशिश करो, आप हमें कुछ तो जानकारी दे दीजिए, कुछ इसके बारे में बताइए। लेकिन घर वाले शुरुआत में तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन जब घर वालों से बार बार फिर संपर्क किया जाता है तो आखिरकार जो ये रविंदर सिंह होता है, इसका भाई राजेश ने फिर पुलिस से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो फ़ोटो देखे जो लाश के फ़ोटो थे, क्योंकि लाश 72 घंटे तक तो पुलिस के हवाले रही। उसके बाद पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया उस रीति रिवाज के हिसाब से, जिस रीति रिवाज के हिसाब से वो लाश, जिस धर्म की वो लाश, जिस धर्म का वो व्यक्ति होता है। अब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। जो रविंदर सिंह होता है, अपने रविंदर सिंह का भाई राजेश ने आखिरकार फ़ोटो देखे। फ़ोटो देखने के बाद ये पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई है, लेकिन इसकी हत्या क्यों की, किसने की, बस ये सवाल थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया था तो एसयूवी का नंबर भी आ चुका था। साथ ही जब हाईवे पे चल रही थी तो उसे ये भी पता चल जाता है कि गाड़ी में कौन बैठा है, महिला है, पुरुष है। अब जब साइड में एक महिला बैठी हुई थी, जब उसका फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो, पहचानते हो, तो राजेश ने कहा ये तो मेरे भैया की यानी कि रविंदर सिंह की दूसरी वाइफ है। बस इतना था। उसके बारे में कुछ पता निकाला जाता है तो पता चलता है उस महिला का नाम होता है रीना सिंधु, जिसकी उम्र लगभग 33 या 34 साल के आसपास होती है, जो कि C51 रामगंगा बिहार सिविल लाइंस थाना मुरादाबाद की रहने वाली होती है। अब पुलिस ने जाकर वहां पर जब छापेमारी की है तो आखिरकार वो महिला पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। रीना को जब पुलिस लेके आती है तो लाने के बाद फिर उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को उसने कई कहानियां सुनाई थी। कई कहानी सुनाने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था जिस तरह की वो कहानी सुना रही थी। आखिरकार पुलिस ने अपने तरीके से रीना सिंधु से जब पूछताछ करना शुरू किया है तब उसने असल कहानी सुनाई। वो बताती है कि साल 2007 में रविंदर सिंह का अपनी पत्नी आशा से विवाद हो जाता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर देहरादून के डोईवाले में आकर रहना शुरू कर देते हैं। उस वक्त उस लड़की की उम्र लगभग 17 या 18 साल के आसपास रही थी। वो देखते ही उस व्यक्ति को प्यार कर बैठती है और वो व्यक्ति भी उससे प्यार कर बैठता है। जब रविंदर और रीना जब आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, तो ये मिलना जुलना, दोस्ती, ये सब आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ समय वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद फिर ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। साल 2011 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद फैसला लेते हैं कि क्यों ना, जहाँ की ये लड़की रहने वाली थी, ये लड़की रहने वाली होती है मुरादाबाद की, इसलिए मुरादाबाद में इसकी पढ़ाई होती है, सब कुछ वहीं होता है मुरादाबाद में। लेकिन ये जो डोईवाला में मिले थे, डोईवाला में फ़िलहाल वो कुछ दिन के लिए किराए के मकान में रह रही थी, वहीं पर उसको प्यार हो जाता है। अब इसने रविंदर सिंह ने जो पैसे कमाता था, इसका बिजनेस व्यापार था, बहुत अच्छा चल रहा था, उससे अच्छी खासी इनकम हो रही थी, इसलिए उसने रामगंगा बिहार में जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र होता है वहाँ पर एक मकान का व्यवस्था की अपनी पत्नी के लिए और गिफ्ट करा उसको मकान। और आज साल 2025 में उस मकान की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। कुछ लोग 4 करोड़ बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उस मकान की कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास है। 3 मंजिला वो मकान। अब ये व्यक्ति है जो कभी इस मकान में भी रहता है तो कभी अपने बिजनेस व्यापार के लिए कभी हरियाणा, कभी पंजाब, कभी उत्तराखंड, कभी उत्तर प्रदेश, अलग अलग हिस्सों में घूमता है क्योंकि इसको बिजनेस करना है और पैसे कमाने हैं। वो अपनी पत्नी के पास हफ्ते में 15 दिन में इस तरह से आ जाया करता था। जब ये शादी हो जाती है, बच्चा भी हो जाता है, एक बेटी पैदा हो जाती है और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इसने अपनी उम्र से लगभग 20 साल छोटी उस लड़की से प्यार कर लिया था, शादी कर ली थी। और उसके बाद फिर जब आगे वक्त बढ़ रहा था तो वक्त बढ़ते बढ़ते अब इसका जो मन था, उसने सोचा कि क्यों ना एक कोर्स किया जाए। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक कोर्स किया फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स करने के बाद जो मकान था 3 मंजिला, उसी मकान में उसने फिजियोथेरेपिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने यूनिसेक्स एक सैलून भी खुलवाया, उससे भी अच्छी खासी इनकम होती है, वो महिला हो या पुरुष हो। यहाँ पर यूनिसेक्स सैलून के अंदर आया करते थे और साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से उसके पास भी लोग आया करते थे। इसी बीच में एक लड़का आया करता था जिसका नाम पारितोष होता है, जो कि गांव सराय पुटैनी का रहने वाला होता है और उसकी जगह लगती है नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आखिरकार वो लड़का इसके पास आया करता था फिजियोथेरेपिस्ट कराने के लिए। अब यहाँ आता था, मिलता था, बातचीत होती थी। तो क्योंकि इसका पति यहाँ पर कम आता है, कभी कभी आता है रविंदर सिंह, इसलिए रीना ने जो पारितोष होता है, पारितोष से दोस्ती कर लेती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार के साथ साथ ये दोनों फिजिकल होने शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं कभी कभी जैसे मियाँ और बीवी, यानी कि पति और पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसकी एक बेटी भी होती है रीना की, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये वक्त आगे बढ़ने लगता है। जब वक्त आगे बढ़ रहा था, अब से करीब 6 महीने पुरानी बात है, दिसंबर 2024 को
इस व्यक्ति यानी कि रविंदर सिंह का ऊपर कर्जा हो जाता है। उसका जो बिजनेस व्यापार था वो ठप हो रहा था, उसको लगातार लॉस हो रहा था। नुकसान होने की वजह से वो परेशान हो जाता है और थोड़ा अवसाद में भी आ जाता है। इसी बीच में उसने लगभग 18 लाख रुपए का एक पार्टी को चेक दिया, लेकिन जब बैंक में पैसे नहीं होते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है, और जब चेक बाउंस हो जाता है तो उस पार्टी को गुस्सा आ जाता है। उस पार्टी ने रविंदर सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी और पुलिस अभी रविंदर सिंह के पीछे पड़ जाती है। जब रविंदर सिंह के लगातार पीछे पड़ रही थी तो रविंदर सिंह अब इधर उधर भागने लगता है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करता है और जहां मौका मिल रहा था वहां रहना शुरू कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी रीना सिंधु के पास जाता है और जाकर कहता है कि रीना सिंधु, देखो जिंदगी रहेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं इस मकान को बेचना चाहता हूँ। इस मकान से जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं अपना बिजनेस भी शुरू करूँगा, और जो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो रहा है मैं उसे उतारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही रीना ये बात सुनी, रीना कहती है कि उसका जो फिजियोथेरेपिस्ट का वर्क है, काम है, ये धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। साथ ही जो यूनिसेक्स का सैलून है वो भी बंद हो जाएगा, तो उसकी इनकम पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि ये मकान तो किसी भी कीमत पर बिकेगा नहीं। बिक भी इसलिए नहीं सकता था क्योंकि वो मकान दोनों ने कंबाइंड रूप से खरीदा था। वो रीना के भी नाम था और साथ ही रविंदर सिंह के भी नाम था। दोनों ने संयुक्त रूप से वो अपने नाम से उसकी रजिस्ट्री कराई हुई थी। अब वो इस फेर में थी कि किसी भी कीमत पर ये मकान बिकना नहीं चाहिए, लेकिन रविंदर सिंह ये चाहता था कि बिकना चाहिए। उधर वो पुलिस से लगातार भाग रहा था। तभी वो जब नंबर स्विच ऑफ कर लेता है तो कोई भी रास्ते में मिल जाया करता था, तो उसी के फ़ोन से फ़ोन करके अपनी पत्नी से बात कर लिया करता था और परिवार के सदस्यों से बात कर लिया करता था। 6 महीने से कुछ इस तरह से फरारी काट रहा था। उसने अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी कहती है कि तुम इस तरह से फरारी काट रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रहने का एक बेहतरीन इंतजाम कर देती हूँ, खाने पीने की सब व्यवस्था हो जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पति कहता है कि मुझे क्या करना होगा। वो कहती है कि पारितोष उसका एक पेशेंट है, उसके यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आता है, एक काम करना, तुम उसके घर पहुँचो। उसका घर होता है उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की नगीना, एक इलाका लगता है, नगीना के गांव लगता है सराय पुटैनी। तुम्हें वहाँ पहुँचना है और इसके लिए तारीख होती है 31 मई 2025। वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद अगली तारीख यानी कि 1 जून 2025 को अभी रीना सिंधु भी वहाँ पहुँच जाती है। रीना सिंधु ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया था कि पारितोष उसका प्रेमी है, वो उससे प्यार करती है। उसने अपने प्रेमी यानी जिससे वो प्यार करती है उसको ऑफर देती है कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी, साथ ही तुम्हें 10 लाख रुपए पुरस्कार भी दूंगी यदि तुम मेरे पति का कत्ल कर दो। बस इतना ऑफर मिलना था। पारितोष लालच में आ जाता है, अपने ही घर पे बिठाकर रविंदर सिंह को बहुत सारी शराब पिलाता है। जब शराब के वो नशे में चूर हो जाता है, वो विरोध करने की स्थिति में नहीं था, तब रीना सिंधु ने उसके हाथ पैर पकड़े और जो उसका प्रेमी होता है पारितोष, उसने फावड़े से उठाकर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया और तब तक उसको मारते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। अब ये सोचकर कि आखिरकार करें तो क्या करें, ये मर तो चुका है, इसकी लाश को कहाँ फेंकें। तब वो नगीना से लगभग 77 किलोमीटर दूर रामगंगा बिहार की तरफ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसी की जो रविंदर सिंह होता है उसकी कार से जो SUV 500 होती है, 77 किलोमीटर दूर जाने के बाद वो कहते हैं कि यहाँ से तो देर से देर लाश मिलेगी तो पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ से वापस चलते हैं। वापस फिर आते हैं नगीना और फिर प्लान करते हैं कि करें तो क्या करें। यहाँ से फिर 44 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जो जिला लगता है उसकी दुगड्डा चौकी लगती है। नेशनल हाईवे पर 5वें मील के पास जंगल होती है, खाई में उस लाश को डाल दिया जाता है। 2 जून 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास उस लाश को फेंक दिया जाता है, ये सोचकर कि ये कभी लाश मिलेगी नहीं, मिल जाएगी तो उसकी शिनाख्त नहीं होगी। लेकिन पुलिस ने जब उसका पोस्टमार्टम कराया तो उस पोस्टमार्टम में उसके फावड़े से मारे हुए निशान मिल जाते हैं, जो उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके गर्दन पर चोट थी, उसके सर में अलग अलग हिस्सों में चोट थी। डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या है, वो भी बहुत भयानक तरीके से इसका कत्ल किया गया है। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पत्नी पकड़ी जाती है, साथ ही प्रेमी भी पकड़ा जाता है। प्रेमी और जो पत्नी होती है वो 21 जून 2025 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने कत्ल क्यों किया, तो वो कहती है कि वो एक लग्जरी लाइफ जी रही थी, साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव, उसके लगभग 11,000 फॉलोवर भी हैं, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। और जैसे रविंदर सिंह ने कहा कि ये मकान बेचने की तैयारी में चल रहा है, वो अपना कर्ज पटाना चाहता है, तो उसने सोच लिया था कि मकान अगर बिक जाएगा तो उसका काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इसलिए वो मकान को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी, भले चाहे उसे अपने पति को मारना ही क्यों ना पड़े। वैसे भी उससे 20 साल बड़ा था, उससे किसी काम का नहीं था। जो उसका काम था वैवाहिक जीवन को सुख जो देने वाली बात थी वो प्रेमी से पूरा कर रहा था। इसलिए उसने अपने प्रेमी को लालच देती है
कि वो शादी करेगी और 10 लाख रुपए देगी। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और खुलासा करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति कि जब उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा, आशा को, उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चलाता है और अपनी ही पत्नी को वो लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आसपास का मकान गिफ्ट करता है। आज उसके ऊपर मुसीबत थी, परेशानी थी, वो अपनी पत्नी से मदद चाहता था, पत्नी ने बजाय मदद करने की उसकी ही जान ले ली। अब लोगों के दिमागों में इस तरह की जो कहानियाँ आ रही हैं, वाकई महिलाओं का जो इस तरह के क्रूर रूप सामने आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं और सोचने पर कई बार मजबूर करने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही राजस्थान के रहने वाले संदीप कुमार हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही राजेंद्र मीणा और उनकी पत्नी हैं कविता, उन्होंने इनकी आज शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जमील अहमद हैं, नसीम कैफ हैं, दुर्गावती, प्रीतम यादव, तैयब अली, पूजा कुशवाहा, विष्णु दयाल, जाहिद, साबिया, पवन कुमार, मोहम्मद जासिम अंसारी, निर्मल कुमार, मोहम्मद इजहार रिजवी, डॉक्टर हरीबलास विश्वास, ब्रजकांत झा, साबिर मलिक, भास्कर सिंह, योगेश कुमार, हेम प्रकाश, सपना, कान्हा, परी, जो कि कासगंज के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।